तो मैं आज आपको प्राज यानी कि एल्प्राजोलाम के डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफ़े। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफ़े हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो प्राज है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एल्प्राजोलाम है। ये 0.5 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो स्काईलाइफ फार्मा है। प्राज टैबलेट जिसके अंदर एल्प्राजोलाम है ये जो है बेंजोडाइज़ेपिन क्लास से बिलोंग करते हैं और ये फंक्शनली अगर देखें थेराप्यूटिकली तो ये जो है एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि ये जो है डिप्रेशन को भी ट्रीट करने में यूज़ होती है और एंटी एग्जाइटी भी है, यानी कि एग्जाइटी को भी ट्रीट करने में यूज़ होती है। बेसिकली ये जो है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, एग्जाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। ये जो है दिमाग पर असर कर रही होती है और न्यूरोनल एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही होती है, जिससे पेशेंट को जो है एक तरह से सुकून मिलता है और उसकी जो एग्जाइटी और डिप्रेशन है वो कम हो जाती है। बेसिकली अगर आम ज़बान में बोले तो ये जो है हमारे दिमाग पर असर करती है डायरेक्टली और ज़्यादातर पेशेंट्स को सुकून के लिए दे रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो परेशान होते हैं या उनको कोई बीमारी होती है जहनी, ज़्यादातर एग्जाइटी या डिप्रेशन या कोई मेंटल स्ट्रेस वगैरह है या जो है मेनिया है या पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह भी अगर हो तो उसके लिए भी ये दी जा रही होती है। जैसे एग्जाइटी स्टेट, मिक्स एग्जाइटी डिप्रेशन, इन चीज़ों के लिए या पैनिक अटैक जिनको हो रहा हो उसमें भी ये दी जा रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे इसके साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, इस साइड इफ़ेक्ट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है वेरी कॉमन, कॉमन और अनकॉमन। कॉमन, वेरी कॉमन तो वो जो हर पेशेंट को होते हैं, हर दूसरे तीसरे पेशेंट को ये हो ही रहे होते हैं। कॉमन यानी कि ये भी वही है कॉमन कि ये भी हो ही रहे होते हैं ना। अनकॉमन मतलब ये है कि ये भी हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सबको हो, ठीक है, यानी कि ये भी हो सकते हैं लेकिन ये होता है कि 100 में से 2-3 बंदों को ये वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो वेरी कॉमन और कॉमन ये तो होते ही होते हैं। तो पहले वेरी कॉमन देख लेते हैं। वेरी कॉमन में देखें तो इससे जो है सेडेशन हो सकती है, यानी कि इससे गुनूदगी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोमनोलेंस यानी कि इससे नींद बहुत आती है और पेशेंट को फील होता है कि जैसे उसको नींद आ रही है और वो सोना चाह रहा है, ठीक। कॉमन में अगर देख लें इसके तो एटैक्सिया हो सकता है, यानी कि इसमें जो है पेशेंट अपना जो है वो मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। बैलेंस डिसऑर्डर यानी कि बैलेंसिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, वो सही से सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो उसको बैलेंस अपनी बॉडी को बैलेंस करने में मुश्किल होती है। कोऑर्डिनेशन एबनॉर्मल यानी कि उसके कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही होती उसकी बॉडी, जिसम, यानी कि वो हाथ हिलाना चाह रहे हो, हाथ उसका सही नहीं हिल रहा है, इस तरह। यानी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। बेसिकली ये जो दवाई है दिमाग पे असर करती है, तो जाहिर बात है जब हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन है वो इफेक्ट होता है तो उसके सारे फंक्शन जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं यानी कि मुतासिर होते हैं। तो ये उससे मेमोरी इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, यानी कि याददाश्त पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि याददाश्त जा सकती है, यानी कि याद करने में मुश्किल हो। डिसआर्थरिया हो सकता है, यानी कि मूवमेंट में मुश्किल हो, बैलेंस में मुश्किल हो और जो है मसल्स जो है वो सही मूव ना कर रहे हो। डिस्टर्बेंस इन अटेंशन, यानी कि अटेंशन देने में भी मुश्किल हो रही हो, कंसंट्रेशन करने में भी मुश्किल हो सकती है। हाइपरसोम्निया यानी कि नींद का बहुत आना या फील करना कि बस सो जाए, ठीक है। लेथार्जी यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट। डिजीनेस भी हो सकती है, यानी इससे चक्कर भी आ सकते हैं। हेडेक भी हो सकता है, यानी कि इससे सर में दर्द हो सकता है। ब्लर विजन यानी कि पेशेंट का विजन भी ब्लर हो सकता है, धुंधला दिख सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी पेशेंट जो है उसको कब्ज़ भी हो सकती है। ड्राई माउथ यानी कि मुंह खुश्क हो जाता है उससे। नौजिया यानी कि मतली होना। फैटीग भी ये कर सकती है, यानी थकावट। इसके अलावा ये जो दवाई है ये इरिटेबिलिटी भी कर सकती है, यानी कि जो पेशेंट है वो चिड़चिड़ा हो सकता है इससे। डिक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती। कन्फ्यूजनल स्टेट यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि जाहिर बात है ब्रेन पर इफेक्ट आ रहा है तो फिर ब्रेन के फंक्शन इसमें इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो पेशेंट है उसकी जो थिंकिंग
या उसकी जो सोचने की सलाहियत या जो बात करने की या कह लें कि डिसीजन लेने के, ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट हो सकती हैं। डिप्रेशन, ये खुद भी डिप्रेशन कॉज कर सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि इन ऐसी दवाइयों को जो डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं और दिमाग की कह लें कि दवाइयाँ जो होती हैं इनको ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद भी फिर डिप्रेशन कर सकते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं कि अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ किया करें दवाइयाँ, ठीक है। डिसओरिएंटेशन कर सकती है, यानी कि बॉडी के फंक्शंस मुतासर कर सकती है। इसके अलावा डिक्रीज लिबिडो, यानी कि ये जो है लिबिडो को भी कम कर सकती है, यानी कि मेल फीमेल बोथ के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको भी ये कम कर देती है। और बात करें अनकॉमन में वो होते हैं जो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हो, लेकिन ये हो सकते हैं आपको, ठीक है। और ये ज़्यादातर पेशेंट्स में मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो नहीं होते, लेकिन ये भी हो सकते हैं। इनमें अब कौन कौन से, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी ये प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, उसको ये इंक्रीज़ कर सकती है। एग्जाइटी ये खुद भी कर सकती है। इंसोम्निया भी ये कर सकती है अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करें तो ये खुद आपके पेशेंट्स की जो है नींद इससे ख़त्म हो सकती है, यानी कि उनको नींद ना आए, इससे नर्वसनेस हो सकती है, ठीक है। मेनिया हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है। हेलुसिनेशन वो चीज़ें जो ना हकीकत में जिनका ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन वो सुनाई दें या दिखें, इन चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। एंगर, एग्रेशन, गुस्सा बहुत आ सकता है पेशेंट को, एग्रेसिव हो सकता है, हॉस्टाइलिटी हो सकता है, यानी कि पेशेंट जो है वो डिफेंसिव हो जाए, मारपीट भी कर सकता है, ठीक। और ये कि एग्रेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ा होके, ठीक है। एजिटेशन, यानी कि वही चिड़चिड़ाहट, परेशानी। एबनॉर्मल थिंकिंग, यानी कि पेशेंट के ऊपर चूँकि इफ़ेक्ट आ रहा है, ब्रेन पे आ रहा है, तो फिर उसके ब्रेन के जो फंक्शन है मुतासर हो जाते हैं, यानी क्या मतलब वो गलत तरीके से सोचने लगता है। इसके अलावा उसको अपने जो है ख़यालात पर जो है कंट्रोल नहीं होता, और वो अपने और वो यानी कि कह लें कि वो अजीब व गरीब बातें भी कर सकता है, ठीक। और उसके जो ब्रेन की जो कह लें कि जो थिंकिंग है वो इफ़ेक्ट हो जाती है इससे ना, तो वो अनयूजुअल बिहेवियर भी शो कर सकता है, यानी उसका रवैया भी इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। एमनेसिया कर सकता है, यानी कि उससे उसकी याददाश्त भी जा सकती है। ट्रेमर हो सकते हैं, डिस्टोनिया हो सकते हैं, यानी कि उसकी कोई बॉडी का जो पार्ट है वो कह लें कि उससे सही खड़ा नहीं होता या टेढ़ा हो जाता है उसका, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कर सकता है, ये हेपेटाइटिस कर सकता है, और यूरिनरी रिटेंशन कर सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी सेक्सुअली भी इफ़ेक्ट कर सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलर, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को भी इफ़ेक्ट करता है, और वेट को भी ये इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, बात कर लें, ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये तब होते हैं जब पेशेंट इस दवाई को अचानक छोड़ दे। अगर आप इसको अचानक छोड़ेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा इससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यानी क्या मतलब, ये जो दवाई होती है, जो ना सिर्फ ये बल्कि सारी जो बेंजोडाइज़ेपिन क्लास हैं जो भी ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, उन सब को आपको अचानक से नहीं छोड़ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता आपने छोड़ना है, ठीक है। वो उसका भी तरीका होता है छोड़ने का कि आपने 0.5 mg सब में थोड़ा हर दिन कम करना है। यानी कि इन शॉर्ट कि आपने इसको अचानक से नहीं छोड़ना। अगर आप अचानक से छोड़ेंगे तो आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स में अगर आपको दिख रहा हो, इसमें ये जो है हेडेक कर सकता है, मसल पेन कर सकते हैं। हेडेक यानी कि सर में दर्द हो सकता है इससे, मसल पेन यानी कि पट्ठों में दर्द हो सकता है। एक्सट्रीम एग्जाइटी, यानी कि ये एग्जाइटी को ही ट्रीट करने के लिए दी थी, तो आपने अगर इसको अचानक छोड़ दी तो ये खुद भी एग्जाइटी ये जो है ना कॉज कर सकती है, परेशानी मज़ीद बढ़ा सकती है, ठीक है। टेंशन हो सकती है इससे ज़्यादा, और रेस्टलेसनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, यानी कि पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। इरिटेबिलिटी होती है, यानी चिड़चिड़ाहट। इंसोम्निया हो सकता है, यानी कि नींद जो है पेशेंट की उड़ जाती है, नहीं आती उसको नींद। और सीवियर केसेस के अंदर ये मज़ीद सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें डी रियलाइजेशन हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट की मेमोरी चले जाती है, वो पहचान नहीं पाता किस चीज़ को, और जो है ना डीपर्सनलाइजेशन हो जाती है, हाइपर एक्यूसिस हो जाता है, नमनेस हो जाती है, यानी कि सुन हो जाता है। टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जो हाथों पैरों की जो उंगलियां हैं उनके ऊपर जो है वो चुभन सी, सुइयों जैसी फीलिंग इस पर आती है। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है इससे, लाइट से यानी कि रोशनी से, इसके अलावा नॉइज़ से यानी कि जो आवाज़ से, और कांटेक्ट से, यानी कि अगर कोई बात करे तो उससे भी परेशानी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। हेलुसिनेशन और एपिलेप्टिक सीजर्स भी इससे हो सकते हैं। हेलुसिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हकीकत में उनका ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन वो दिखती हैं, तो वो और सुनाई भी देते। तो
ऐसी चीज़ें जो है हेलुसिनेशन होती है, तो पेशेंट को ये भी आती है कि कोई चीज़ उसको आवाज़ आ रही है जबकि वो है नहीं, लेकिन वो बता रहा है कि मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। एपिलेप्टिक सीजर्स भी हो सकते हैं, इससे दौरे भी पड़ सकते हैं। और इंसोम्निया, एग्जाइटी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सबसे ज़्यादा इससे होते हैं। अब बात कर लें इसके, तो ये हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स ओवरऑल। और भी अगर बात करें तो जनरली बात करें प्रिकॉशन में, तो ये जो दवाई है ये आपकी जो है मोटर एक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट करती है, यानी कि जो लोग ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसी, उनको जो है गाड़ी चलाने से या जो हैवी मशीनरी होती है वो चलाने से मना किया जाता है, और उनको बोला जाता है कि आपने ख्याल रखना है, ध्यान से काम करना है, क्योंकि ये जो है आपके ब्रेन पर इफ़ेक्ट करता है। तो सारे आपके जो ब्रेन के जितने भी फंक्शन है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख लें, वो बता रहे हैं कि साइकोट्रोपिक मेडिकेशन है, इनमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि ऐसी मेडिसिन को अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें, क्योंकि इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। अगर आप यहाँ देखें तो ये इन्होंने लिखा हुई है, टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें, वरना ना करें, ठीक है। अगर आप इसको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको जो है एक ट्रीटमेंट बना के देंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो इनको पेशेंट को होगा उसके लिए हम पहले ही वो दवाई आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो बेंजोडाइज़ेपिन है, सिर्फ ये नहीं, बाकी भी जो दवाइयाँ इस जैसी, उनमें भी ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनके थोड़ी मेंटालिटी के अंदर चेंज आ जाता है, यानी कि वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी उनमें रेस्टलेसनेस आ जाती है, एजिटेशन आ जाती है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, एग्रेसिवनेस आ जाती है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसके जो दिमागी हालत है वो थोड़ी चेंज हो जाती है इसमें। तो बहुत ख्याल करना पड़ता है, पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है या अलग ही तरीके से बात करता है, या उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि वो अजीब सा लगता है कि वो कैसी बातें कर रहा है इस तरह की, तो ये भी इसमें होता है। इसके अलावा देखें तो एक इसका जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स वो आते हैं, वो आती है इसकी डिपेंडेंस, यानी कि पेशेंट अगर इसको बहुत अरसे तक यूज़ करे तो वो एक तरह से इसका एडिक्ट हो जाता है, यानी कि उसको फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है और उसको एक तरह से इसकी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है कि वो उसको फिर बार बार यूज़ करता है। तो इसको ज़्यादातर पेशेंट एब्यूज़ भी कर रहे होते हैं, तो इसका भी ख्याल करना होता है। और इससे जो है वो फिज़िकल डिपेंडेंसी और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी इससे हो सकती है, यानी कि पेशेंट इसको बार बार यूज़ करे और उसको आदत लग जाए, तो इसका भी ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका बड़ा एक ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट ये है। और बात करें अगर इसका ओवरडोज कर लें, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ कर लें, तो इससे जो है वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा सोमनोलेंस हो सकती है, कन्फ्यूजन, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन इससे होती है, और डिमिनिश रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि जो पेशेंट है उसकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, जिससे वो ना सोच सकता है ना वो कोई और काम कर सकता है, और आखिर में उसको कोमा में चला जाता है। अब इसके अंदर इसका जो एंटीडोट दिया जाता है वो फ्लूमाजेनिल, यानी कि एक और दवाई है जो इसके एंटीडोट में यूज़ होती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इसके जो ख़तरनाक रिएक्शंस हैं उसको कम करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ये लिखा हुआ भी है, फ्लूमाजेनिल जो है इसका एंटीडोट है। एक मिनट मैं करता हूँ इसका जूम, ये देखें फ्लूमाजेनिल जो है ये इसका एंटीडोट है, ठीक है। और बाकी बता रहे हैं कि भाई अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो जनरल सपोर्टिव मेजर्स करते हैं, जिसमें हम जो है वो सांस और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं, और इसके अलावा पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो आपने देखा ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें ख़तरनाक भी थे और कॉमन यानी आम साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, ठीक है। तो ये बात ये है कि आप इसको तरीके से यूज़ करें। मेन आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद ही ये था कि आप लोगों को पता हो कि इस मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ताकि आप इसे ध्यान से इस्तेमाल करें और इसके साइड इफ़ेक्ट से बचें। हमेशा अपनी ये जो दवाइयाँ होती हैं, ख़ासकर ये जो दिमाग के ऊपर असर करती हैं ऐसी दवाइयाँ, इनको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादातर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तभी होते हैं जब आप खुद से इसको इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके इसको यूज़ करेंगे तो वो आपको एक पूरा ट्रीटमेंट बना के देंगे, जिसके अंदर अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ भी रहे होंगे तो वो दूसरी दवाइयाँ भी इसके साथ देंगे जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को रोक देंगे, ठीक है। यानी कि वो प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट होता है, आप कह लें कोर्स होता है।
वो बस ऐसे नहीं होता कि आपको ये दे दी दवाई और आपने खाना शुरू कर दिया और बस। तो वो और दूसरा वो आपको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि आपके अंदर कुछ मसले तो नहीं आ रहे, तो उसको चेंज करें, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही दवाई यूज़ करें। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।